ही आप लोग सब बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ, ऑल वेल रेड, एजुकेटेड, लॉयर्स, एडवोकेट्स, अधिवक्ता, एक सम्मानीय कहते ना जैसे एक बहुत बड़ा स्तंभ, वहां पर ये बात हुई। ऐसे कार्य, उनके कर्म, उनकी सोच कि हाई कोर्ट में भी चर्चा में आते हैं जब केस की ट्रायल चलती है। ऐसे मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि ये सोच जो आज अधिवक्ता चैंबर्स के लिए भी उनकी रही, और ये 8 करोड़ में कलेक्ट्रेट, सदर तहसील अधिवक्ता चैंबर्स एंड 1 करोड़ 25 लाख फॉर डिजिटल लाइब्रेरी। हम चुनाव में यहां आए थे तो हमको याद है। वैसे हम प्रणाम करते हैं हमारे पूज्य महाराज जी को, इनके दिन में जितने बेर प्रणाम करा और जितना इनके बारे में कहा उतना कम है, सूरज को दिया दिखाने जैसा। श्री संजय निषाद जी, माननीय मत्स्य उत्तर प्रदेश मंत्री जी, मत्स्य पालन का उनका एक बहुत बड़ा जिम्मा है, बहुत सुंदरता से निभा रहे हैं संजय निषाद जी, डॉक्टर संजय निषाद जी। डॉक्टर श्री धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय सदस्य विधान परिषद और उत्तर प्रदेश के भाजपा संगठन के उपाध्यक्ष। श्री राम चौहान जी, माननीय विधायक खजनी। श्री फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक कैंपियरगंज। श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय सदस्य विधान परिषद, स्वागत बा आपके। श्री युधिष्ठिर सिंह जी, माननीय जिला अध्यक्ष। श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक पिपराई। श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण। श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक सहजनवा। श्री राजेश गुप्ता जी, माननीय महानगर अध्यक्ष। श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी जी, माननीय अध्यक्ष जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। श्री योगेंद्र कुमार मिश्र जी, माननीय महामंत्री जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर। और आप सभी अधिवक्ता, ऑल द लॉयर्स, ऑल द एडवोकेट, ऑल द सीनियर लॉयर्स, सारे सीनियर अधिवक्ता भी वहां पर हैं। अभी पूज्य महाराज जी के साथ हम उस इमारत में गए थे जहां आप लोग भी शायद जा चुके हैं, यहाँ जाएंगे। सच कहीं बहुत सुंदर लगा। कहेंगे जब हम अपने चुनाव में यहाँ आए थे आप लोगों के सामने और निवेदन कर रहे थे कि हमें वोट आप लोग दीजिएगा, और उस वक्त मैं जब इस परिसर में आया तो मेरा बड़ा स्वागत हुआ, लेकिन मैं देख रहा था उस छज्जे के नीचे बैठे हुए आप लोगों को, और वही गर्मी का महीना था, मई था, बड़ा दुख भी हुआ। लेकिन हमके समझ में नहीं आया कहीं कि हम नया नया रहे, हम चुनाव लड़े आए रहे और हम वोट खातिर आए रहे, तो हमके समझ में नहीं आई कि व्यवस्था का बाटे। शौचालय नहीं था, लेडीज शौचालय नहीं था, ठीक से पुरुष का शौचालय बहुत ही जर्जर स्थिति में था वो। और चूंकि कलाकार की आंखें, मैं तुरंत सारी चीजों को तुरंत देख लेता हूँ, दिख भी जाती है क्योंकि बड़ी स्थिति ठीक नहीं। पूज्य महाराज जी तक आप लोगों की बात पहुंची और महाराज जी ने ये सुंदर इमारत बनाया। अब हम LLB तो ना कहले ही, लेकिन प्रयास करो महाराज जी से हम कहते रहे कि महाराज जी अगर प्रैक्टिस हो तो इतना बढ़िया है, कमरा मिलल बा सबके, कोनो शूटिंग में हम इस्तेमाल करें न तो आके आप लोग के अंडर में एक प्रैक्टिस भी कर लूँ मैं वकालत की। और किसी फिल्म में चूंकि हमको कभी कभी डायलॉग बोलना भी पड़ता है, जैसे आप लोगों ने उस सनी देओल का सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वाला नहीं, लेकिन हम बड़ा अच्छा लगल। कमरा है, शौचालय है, लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है, लिफ्ट बहुत सुंदर है, लिफ्ट से जाएंगे। और आप लोगों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, ये बहुत ही सुंदर, महाराज जी का जोर रहता है। कल हम लोग महाराज जी के साथ, कल महाराज जी ने कुछ 98 स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को बुलाया था, और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं भी उस मंच पर था। तो कल बड़े मैंने उस पहलू को कभी देखा नहीं था एक सांसद के रूप में या एक कलाकार के रूप में,
कि यहाँ पे सरकारी स्कूल की स्थितियां क्या है और कैसे बदलती जा रही है, और महाराज जी कैसे डिटेल में 2.5 घंटा उन लोगों को सुनते रहे। उनके स्कूल के क्लासेस के बारे में 2000 स्टूडेंट हैं, कहीं 300 स्टूडेंट है, तो क्यों कम है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, आप लोग की इमारत ठीक है कि नहीं, इमारत जर्जर तो नहीं है, आप लोग के पास स्मार्ट क्लासरूम है कि नहीं, क्योंकि एजुकेशन और करीबन जो हिसाब से 98 स्कूल के प्रधानाचार्य आए थे, ऑलमोस्ट मैं काउंट कर रहा था मन में कि 2 लाख बच्चे, 150-2 लाख बच्चे पढ़ने वाले थे, और वो कल सब बैठे हुए, और उनकी डिटेलिंग को महाराज जी ने जैसे लिया, मेरे मन में भी भाव बहुत सारी चीजों का आया। क्योंकि हम लोग सरकारी स्कूल से मैं पढ़ा हूं, और हम लोग पेड़ के नीचे आधी टूटी हुई स्कूल में पढ़े, जमीन पर बैठ के हम पढ़ते, तो हम वो सारी स्थितियों से गुजरे हैं। तो हमको पता है कि अब एक ऐसे मुख्यमंत्री आए, ऐसे पूज्य महाराज जी की सोच के वो अधिवक्ता के लिए भी सोचते हैं, स्कूल के एजुकेशन के लिए भी सोचते हैं, इंसेफ्लाइटिस को खत्म करना कैसे उसके लिए भी सोचते हैं, कानून व्यवस्था कैसे सही है। जो आप लोगों के सामने एक सत्य है, क्राइम इसी गोरखपुर में, क्राइम रेट, हत्या, डकैती, लूट, छिनैती, जबरन जमीन पर कब्जा, अन्याय, ईस्टर्न यूपी पूरा आप लोगों के पास आता है कि गोरखपुर एक बहुत बड़ा अधिवक्ता का बहुत बड़ा गढ़ है, सारे एजुकेटेड हैं, और यहाँ के लॉयर्स की बड़ी इज्जत है। आप लोग केस बहुत अच्छे से फाइट करते हैं, और आप लोगों ने 2017 के पहले के सारे केसेस देखे, वो हत्या के केसेस, वो शूटआउट के केसेस, वो गैंग वॉर के केसेस, वो जमीन कब्जा के केसेस, उद्योगपतियों से जबरन धन उगाही के केसेस, कुछ छिपा नहीं आप लोगों से। आप लोगों के सामने एक साफ नेकेड तस्वीर है। और अब 2023 पूज्य महाराज जी की सरकार आई 2017 से, आप लोगों से कुछ सच छिपा नहीं है कि अब वही गैंग वॉर, वही गैंग वाली जगह, वही गैंगस्टर, वही हत्या, यही सड़कों पे खून गिरा रहता था, गोलियां चलती थी, हत्याएं होती थी। आज वही गोरखपुर एक नजीर पेश कर रहा। मैं चाहूंगा एक पूज्य महाराज जी के लिए आप लोग जोरदार गड़गड़ा के आप लोगों की ताली एक ध्वनि सुनाई दे कि लॉ एंड ऑर्डर को पकड़ना 25 करोड़ की आबादी में इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 25 करोड़ एक देश के बराबर है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को रखना कि अगर मैं मिट्टी में मिला दूंगा तो मिट्टी में मिला दिए, तब बहन बेटी सुरक्षित है, तब रोजगार बढ़ रहा है। कल उद्योगपतियों के साथ महाराज जी मीटिंग कर रहे, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ। आप लोग इमेजिन करेंगे, मेरे लिए शॉकिंग रहा, एक बिजनेस का यहां पे 2000 करोड़ रुपीस का मंथली टर्नओवर है, 500 करोड़ का मंथली टर्नओवर है, ऑलमोस्ट काउंट किए तो 1 लाख करोड़ का यहां पर इकोनॉमी, यहां पर कॉमर्स बिजनेस का 1 लाख करोड़ का गोरखपुर में, वो मेडिसिन हो, वो फैब्रिक हो, वो आम जमा, वो ड्राई फ्रूट हो, वो छोटा कारोबारी हो, बड़ा कारोबारी हो, उनका पूरा अगर कल गिने हम अपने मन में, जब वो लोग महाराज जी पूछ रहे थे अच्छा आपका टर्नओवर क्या है, अब क्या है, आपका टर्नओवर क्या है, आपका टर्नओवर क्या है, आप महीना सालाना कितना कमा लेते हो ओवरऑल, वो गोल्ड मार्केट हो, वो बिल्डर एसोसिएशन हो, वो जमीन का कारोबारी हो, वो किसान हो, वो होलसेल व्यापारी हो, 1 लाख करोड़ का आज गोरखपुर में टर्नओवर है उद्योगपतियों में। ये तब पॉसिबल है जब लॉ एंड ऑर्डर अपने कंट्रोल में हो, कानून व्यवस्था जब आप अपने कंट्रोल में करते हो, बहन बेटी की इज्जत के साथ साथ आप उद्योगपतियों को एक अच्छा एक अच्छा जिला दे रहे हो, एक अच्छा प्रदेश दे रहे। ये सोच, ये निस्वार्थ संघ की सोच मोदी जी में और योगी जी में, यही सोच यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी में। आज 140 करोड़ की जनता आज उनसे सुख खुशी
वही पूज्य महाराज जी के साथ आज आप देख रहे हैं विश्व के सबसे बड़े नेता बन गए मोदी जी। 76% बाइडेन से भी 4 गुना ज्यादा, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा नेता है। वर्ल्ड में जाते हैं तो कोई इनको बॉस कहता है, कोई उनके पैर छूता है। आज पूरे विश्व ने इस भारत को मान लिया कि आने वाला सुपर पावर ये देश है जिसका नाम है भारत। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान किया उस दिन कन्वेंशन सेंटर 2600 करोड़ का बनाया, जहां हम भी गए थे दिल्ली में। उन्होंने ऐलान किया कि थर्ड टर्म आ रहे हैं और थर्ड इकोनॉमी होगी पूरे विश्व में भारत की। आज हम लोग फिफ्थ इकोनॉमी में हैं, लंदन को पछाड़ के। तो ये सोच है, ये डबल इंजन सरकार की सोच, ये मोदी योगी जी का राम राज्य। ऐसे राम राज्य में स्वागत है। सभी अधिवक्ता बंधुओं को बहुत सारी शुभकामनाएं इस अद्भुत मंजिल के लिए, इस सम्मान के लिए, जहां बैठ के अपने क्लाइंट के साथ बात करेंगे और एक अच्छी छत के साथ कंफर्टेबल कूल माहौल के अंदर बातें, चूंकि आप लोगों की सारी चिंता वाली होती है, तो एक अच्छा माहौल आप लोगों को मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। हम चाहे सब लोग दोनों हाथ उठा के बोला नमः, सावन का महीना बा, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की बहुत शुभकामनाएं। सादर धन्यवाद महोदय आपके कोशपूर्ण भाषण एवं शुभाशय वचन के लिए। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख विकास की गाथा को प्रस्तुत करता हुआ कलेक्ट्रेट सभागार में यह विकास का वीडियो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख प्रस्तुत है आप सभी जनमानस के लिए। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। क्या ये वही 6 साल पहले वाला गोरखपुर है जहां दहशतगर्दी का बोलबाला था, जानलेवा बीमारी इंसेफेलाइटिस का खौफ था, बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं कागजों तक सीमित थी। वर्ष 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समय का कालचक्र कुछ ऐसा घुमा कि अभूतपूर्व विकास कार्यों ने नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर का ब्लूप्रिंट तैयार किया। पिछले 6 सालों में एम्स, खाद कारखाना, चीनी मिल, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गुरु गोरक्षनाथ घाट, राम घाट, प्राणी उद्यान, सड़कों का चौड़ीकरण, फ्लाईओवर, गारमेंट पार्क, प्लास्टिक पार्क, निवेश परियोजनाएं और ओडीओपी जैसे अभिनव कार्यक्रम से गोरखपुर ने विकास की नई कहानी लिखी है। आज गोरखपुर देश में तेजी से उभरते हुए शहरों में गिना जाता है। आजादी के बाद पहली बार वनटांगिया, मुसहर और थारू समाज विकास की मुख्य धारा से जुड़ा है। इन विकास कार्यों का पूरा श्रेय गोरखपुर की सम्मानित जनता, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, जो यह मानते हैं कि अगर जनता सही चुनती है तो सरकार जनता की सुनती है और समाज समावेशी विकास का साक्षी बनता है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में बच्चे, युवा, महिला, बुजुर्ग सहित अन्नदाता, शिक्षक, चिकित्सक और अधिवक्ताओं के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वकीलों और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। न्यायिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उनके आधुनिकीकरण के लिए, उनके तकनीकी उन्नयन के लिए राज्य सरकार भरपूर सहयोग करेगा। अदालतों में अधिवक्ताओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस चैम्बर, जिला न्यायालयों में नए भवनों का निर्माण कराया गया है। अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि बढ़ाई गई है। युवा अधिवक्ताओं की सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। इसी श्रृंखला में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कलेक्ट्रेट एवं सदर तहसील में अधिवक्ता चैम्बर्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, कॉमन हॉल और पार्किंग का लोकार्पण तथा कलेक्टर परिसर में डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास किया जा रहा है।
नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। जब नए गोरखपुर के विकास के लिए एक बार पुनः हम सबके परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज इस मंच पर नए लोकार्पण के लिए उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से बटन दबा करके कलेक्ट्रेट एवं तहसील सदर में नवनिर्मित अधिवक्ता चैम्बर तथा डिजिटल पुस्तकालय का लोकार्पण एवं शिलान्यास करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद प्रेषित करें। 8 करोड़ रुपए की बिल्डिंगों का आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न होता हुआ। यह भूमि गुरु गोरक्षनाथ की धरा आज पुनः एक नए आयाम के साथ प्रतिफलित होते हुए चिंतन जिनका अतिशय पावन नाम शिव स्वरूप उस सदगुरु को बारंबार प्रणाम। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं हम सभी के संरक्षक परम श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को नमन करते हुए सादर अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को कृतार्थ करें। सादर विनम्र अनुरोध महोदय। गोरखपुर में अधिवक्ता चैम्बर के लोकार्पण तथा डिजिटल लाइब्रेरी के शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्री श्री संजय निषाद जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता एसोसिएशन श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी जी, महामंत्री योगेंद्र कुमार मिश्र जी, पूर्व अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ श्री रामकृष्ण पांडे जी, श्री अमिताभ त्रिपाठी जी, पूर्व महामंत्री रमाशंकर त्रिपाठी जी, जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन कुमार उपाध्याय जी, अजय कुमार पाठक जी, उमेश चंद पाठक जी, संजय कुमार सिंह जी, अखिलेश दुबे जी, सचिन द्विवेदी जी, नरेंद्र कुमार जी, कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, गोरखपुर के सिविल बार एसोसिएशन, द कमिश्नर्स बार एसोसिएशन, अन्य अधिवक्ता संगठनों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, वरिष्ठ अधिवक्तागण और भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी सामान्य अधिवक्ता और उपस्थित भाइयों बहनों, सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज, और कानून के राज के लिए आवश्यक है कि सुदृढ़ न्याय की व्यवस्था। उस सुदृढ़ न्याय की व्यवस्था के आप सभी सम्मानित अधिवक्ता एक साक्षात प्रतिनिधि है, एक वाहन है, और आज इसीलिए गोरखपुर कलेक्ट्रेट और सदर तहसील के अधिवक्ता चैम्बर के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। इस अवसर पर एक डिजिटल लाइब्रेरी का भी शिलान्यास किया जा रहा है। यह डिजिटल लाइब्रेरी आप सबके लिए उपयोगी हो, इस दृष्टि के लिए भी मैं अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। गोरखपुर
चाहे वह कलेक्ट्रेट बार अधिवक्ता एसोसिएशन, अधिवक्ताओं के संगठन हो, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन हो, द कमिश्नर्स बार एसोसिएशन हो, इन सभी अधिवक्ता संगठनों के साथ मेरा पिछले 30 वर्षों से बहुत नजदीक से संबंध रहा है और मैंने देखा है अक्सर होता है कि अधिवक्ता अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि उसे फुर्सत नहीं होती, क्योंकि उसे उसके पास आने वाले अपने वादकारी की बात को सुनना, उसके अनुरूप तर्क तैयार करना, फिर उसके अनुसार उसकी अर्जी लगाना और भी एक लंबी प्रक्रिया के साथ उसको अपनी व्यस्तता के साथ जुड़ना पड़ता है। लेकिन मैंने गोरखपुर में एक बात देखी कि गोरखपुर के विकास से जुड़ी हुई कोई बात रही हो या हम लोगों के गोरखपुर के हित से जुड़े हुए किसी आंदोलन में बात रही हो, गोरखपुर के सभी अधिवक्ता संगठनों ने बढ़ चढ़ करके गोरखपुर के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और गोरखपुर के हितों के लिए बड़े से बड़े आंदोलन में भागीदार बनने में कोई संकोच नहीं किया। इसलिए यहां पर आप सबके साथ बातचीत करने, कार्य करने, यहां के लिए और कुछ करने की एक इच्छा होती है। आज जो चैंबर यहां पर बने हैं एक शुरुआत है, यह अंत नहीं है। गोरखपुर का 1908 में बना हुआ कलेक्ट्रेट भवन जर्जर हो गया था। आज यहां पे इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट भवन बनने जा रहा है। सभी जिला से जुड़े हुए अधिकारियों को एक भवन के नीचे लाने की व्यवस्था की जा रही है और ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा भवन होगा जहां पे प्रशासन से जुड़े हुए जितने भी जिला स्तर के अधिकारी होंगे, एक भवन के नीचे, एक छत के नीचे सभी अधिकारी बैठेंगे और जनता की समस्या का समाधान का रास्ता निकालेंगे। और मुझे लगता है कि उस समय गोरखपुर में अधिवक्ता संगठनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। और इस दृष्टि से जहां पर भी कलेक्ट्रेट के हो या फिर जिला कोर्ट के, हम लोग हमेशा इस बारे में बोलते हैं कि भाई अगर आप न्यायालय का भवन बना रहे हैं, कलेक्ट्रेट का भवन बना रहे हैं, तहसील का भवन बना रहे हैं, तो उसमें अधिवक्ताओं के चेंबर के लिए भी स्पेस दीजिए और अच्छे चेंबर बने इसके लिए भी व्यवस्था दीजिए। क्योंकि हम अगर कोर्ट का भवन बना लेते हैं, हम लोग अगर कलेक्ट्रेट का भवन बना लेते हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट में जब कोर्ट लगती है, उस कोर्ट में एक पीड़ित व्यक्ति की, एक वादकारी की बात को रखने वाला जो अधिवक्ता है, अगर वह सही स्थिति में नहीं रहेगा, उसको जो अभी यहां रवि किशन जी बोल रहे थे कि जिन स्थितियों में रहना होता था, और हम लोग भी देखते थे अक्सर कैसी स्थिति रहती थी कि चेंबर में ही बैठ बैठ करके पीड़ित व्यक्ति तो आता था बड़ी तमन्ना के साथ कि मैं न्याय पाऊंगा, लेकिन जब वह चेंबर को देखता था और वहां से ऊपर आसमान दिखाई देता था चेंबर के अंदर से ही, तो उसके मन में एक बार आशंका होती थी कि क्या जो वकील साहब अपना चेंबर नहीं बना पा रहे हैं, क्या वो मुझे न्याय दे पाएंगे, एक प्रश्न खड़ा होता था। लेकिन उस सब के बावजूद सर्दी, गर्मी, बरसात की चिंता के बगैर अधिवक्ता तब भी अपने वादकारी के लिए जी जान से लगता है और उसको न्याय दिलाने का कार्य करता है। इसलिए सरकार की ओर से व्यवस्था कि उनकी कल्याणकारी योजनाओं को हम आगे बढ़ाए, नए अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की व्यवस्था हो, चाहे उनके अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि को बढ़ाने की कार्रवाई हो और चाहे चैंबर निर्माण की कार्रवाई, इस सब को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। आपने हाईकोर्ट में आप गए होंगे, हाईकोर्ट में हम लोग एक साथ 10,000 अधिवक्ताओं को बैठने के लिए चैंबर बना रहे हैं। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में चले जाइए, वहां पर बन रहा है बहुत बड़ा मल्टी लेवल कार पार्किंग भी उसी में है,
और साथ साथ अधिवक्ताओं के चेंबर भी बन रहे हैं। उनके लिए वहां पे मेस भी बनाया जा रहा है, रेस्टोरेंट भी दिया जा रहा है, लाइब्रेरी भी दी जा रही है, सब कुछ वहां उपलब्ध कराया जा रहा है। एक बिल्डिंग के नीचे उनको, एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। ये एक अच्छी सुविधा। अक्सर मैं एक बात को देखता हूं, हम और अच्छा कलेक्ट्रेट हॉल बना लेते हैं, कोर्ट का हॉल बहुत अच्छा, जिला कोर्ट का हॉल बहुत अच्छा बना लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज का जो कोर्ट होता है बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन एक बात को भूल जाते हैं, और वो भूल जाते हैं कि वास्तव में न्यायालय की गति को स्पीड अप करने के लिए जो सबसे बड़ा तंत्र है वह अधिवक्ताओं का है। उनके भी चेंबर उसी तर्ज पर अच्छे बनने चाहिए, सुविधा से युक्त बनने चाहिए, जिससे आने वाले किसी भी वादकारी को इस बात का विश्वास हो जाए कि मैं इस चेंबर में बैठ करके न्याय की कल्पना को साकार कर पाऊंगा। और यहां समयबद्ध न्याय की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाना, उसको साकार करना, ऐसा नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाए और व्यक्ति न्याय की आंख में अपने प्राण छोड़ दे, समय से न्याय मिले और उसको ध्यान में रख करके सुविधा को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज प्रदेश भर में, आज गोरखपुर में तो अलग अलग, चाहे वहां गोरखपुर में हो, सैजनवा में है, बांसगांव में है, अन्य जगहों पर हम लोग दे रहे हैं पैसा, लेकिन साथ साथ अन्य जगहों में भी जिला कलेक्ट्रेट की जितने भी अधिवक्ता चेंबर्स हैं उनके लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव मांगे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिन जनपदों में नहीं बन पाए हैं उन जनपदों में भी हम बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का समय आ चुका है जब यहां पर आज हम लोगों को तकनीक के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना हम तकनीक से युक्त होंगे उतना ही हम अपने साथ आने वाले किसी भी पीड़ित व्यक्ति को उतनी सुविधाजनक ढंग से न्याय दिलाने में भी सफल होंगे। और आज वही प्रक्रिया सरकार ने अपनाना प्रारंभ किया है। डिजिटल इंडिया का प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ध्यान है ये उसी का हिस्सा है। आज आपने देखा होगा जितना हमने तकनीक को अपनाया, आज प्रातःकालीन सत्र में हम लोग थे 5100 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। एक क्लिक से एक बटन दबाया, 51 करोड़ 52 लाख रुपए उनके खाते में चला गया। बीच में किसी आदमी की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक क्लिक से, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं। और जो लाभार्थी है उसके खाते में पैसा पहुंच गया। तकनीक अधिक से भी हम अपनाएं और डिजिटल लाइब्रेरी उसी जिससे आज आपको उपलब्ध कराई जा रही है। अभी यहां बताया गया कि 109 साल पुरानी लाइब्रेरी बिल्डिंग यहां पर आज भी मौजूद है। और मैं चाहूंगा यहां के जिलाधिकारी और यहां के अधिकारीगण उसका भी एक प्रस्ताव बना करके भेजे और अच्छी लाइब्रेरी बननी चाहिए। वास्तव में लाइब्रेरी हम सबको एक नया संदेश देती है। लाइब्रेरी हम सबको ज्ञान से समृद्ध करती है, परिपूर्ण करती है। और एक अच्छी समृद्ध लाइब्रेरी के लिए हम लोगों को अपने स्तर पर भी प्रयास करना चाहिए। सरकार इसमें सहयोग करेगी, उसका डिजिटलीकरण करेगी। इस दिशा में सरकार के प्रयास आगे बढ़ चुके हैं। आज हमने डिजिटल लाइब्रेरी के लिए भी 1.25 करोड़ रुपए अलग से भी दिए हैं। लेकिन इन सभी लाइब्रेरी को अगर हम डिजिटल फॉर्म में भी सुरक्षित रखेंगे तो आने वाले समय में कई वर्षों तक, जैसे 100 वर्षों की विरासत, 109 वर्ष की विरासत गोरखपुर कलेक्ट्रेट की लाइब्रेरी भवन आज भी आपके पास है, ऐसे ही आने वाली पीढ़ी के सामने जब आप आने वाले समय में आपकी चौथी 5वीं पीढ़ी यहां पर कभी प्रैक्टिस करने के लिए आएगी तो उनके सामने आपकी स्मृतियां उस रूप में बनी रहेंगी। जब लाइब्रेरी को देखेंगे, लाइब्रेरी भवन में नाम को देखेंगे, लाइब्रेरी में पुस्तकों को देखेंगे, लाइब्रेरी की पुस्तकों के डिजिटल फॉर्म को देखेंगे तो उनकी स्मृतियां ताजा होती भी दिखाई। और कहीं से भी वहां की पुस्तकों को देख सकते हैं, कहीं भी बैठ करके। ऐसा भी नहीं कि उनको नहीं
यहीं पे आके बैठना है, अपने घर में बैठ करके भी देख सकते हैं क्या है यहाँ की लकड़ी में, कितना मेटीरियल है, कितनी समृद्ध है, उस दिशा में हमारा प्रयास। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में तैयारी करनी चाहिए। गोरखपुर का यहाँ पर कलेक्ट्रेट का नया भवन बनने जा रहा है। आप सोचिए, पुराने भवन ने 100 साल से अधिक समय तक गोरखपुर के लोगों को न्याय दिया है। आज हम गोरखपुर के नए कलेक्ट्रेट भवन की तैयारी कर रहे हैं, उसकी डिजाइन तैयार हो रही है, उसकी डीपीआर तैयार हो रही है, और डिजाइन और डीपीआर तैयार होने के बाद जैसे वो हमारे पास आएगी, हम लोग तत्काल उसको सैंक्शन करेंगे और फिर यहाँ पे इसका कार्य भी एक समय पर तरीके से आगे बढ़ा करके आने वाले 100 साल से अधिक समय के लिए एक अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट भवन हम देंगे, जहां पर जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ही नहीं बल्कि जिले के सभी अधिकारियों को बैठक करने, उनके ऑडिटोरियम की सुविधा, उनके वहां पर अलग अलग जगह पर कॉन्फ्रेंस रूम की व्यवस्था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा और कैंटीन की व्यवस्था, सब कुछ उस भवन के अंदर पार्किंग की स्पेस भी उसमें पर्याप्त मात्रा में रहेगी। आज जब यहां पर लोग आए हैं, यहां पर जो भवन पुराना भवन था, उस भवन के पास एक नया भवन बनेगा। अब याद करिए, यहीं पर इसी स्थान पर रह करके हम लोग गोरखपुर की समस्याओं को लेकर के भाषण किया करते थे, बड़े बड़े आंदोलन करते थे, पदयात्राएं निकालते थे, कभी बिजली की समस्या को लेकर के, कभी इंसेफ्लाइटिस की समस्या को लेकर के, कभी गोरखपुर के जल जमाव की समस्या को लेकर के, कभी गोरखपुर की जाम की समस्या को लेकर के, कभी गोरखपुर से जुड़ी हुई स्वास्थ्य की सुविधा को लेकर के, कभी फर्टिलाइजर की समस्या को लेकर के, कभी एम्स की मांग को लेकर के। आज आप देख रहे होंगे एम्स गोरखपुर का चालू हो चुका है, फर्टिलाइजर चालू हो गया है, बीआईडी मेडिकल कॉलेज एक नई आभा के साथ स्वास्थ्य का बेहतरीन केंद्र बनकर के उभरा है। पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में मात्र एक मेडिकल कॉलेज था गोरखपुर में, आज देवरिया में देवराह बाबा के नाम पर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज बना दिया। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, महाराष्ट्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है, बस्ती में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है। महर्षि वशिष्ठ के नाम पर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का नामकरण बस्ती में किया है। बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है, बहराइच में मेडिकल कॉलेज बन चुका है। यानी ये एक नई विकास की प्रक्रिया है। पहले एक मेडिकल कॉलेज बनने में कई वर्ष लग जाते थे। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज जब बना होगा उसके बाद से कहीं मेडिकल कॉलेज आज बगल बगल नहीं बने, और ये मेडिकल कॉलेज में ही सुविधाएं थी, न शिक्षक थे, न स्वास्थ्यकर्मी थे, न बेड्स थे, न वहां बुनियादी सुविधाएं थी। इंसेफ्लाइटिस के पेशेंट आते थे, एक एक बेड में 4-4 पेशेंट लेते थे, कोई पूछने वाला नहीं, न दवा थी। आज आप जाइए, पूरा मेडिकल कॉलेज एक बेड पे एक पेशेंट दिखेगा। पहले पंखे भी नहीं थे, आज सभी जितने भी वार्ड हैं सब में एसी है, स्वच्छ साफ सुथरे बिस्तर है। एक नई व्यवस्था के साथ आज मेडिकल कॉलेज जगमगा रहा है। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पहले सरकारों में कार्य करने की इच्छा शक्ति नहीं थी, वे कार्य नहीं करना चाहते थे, समय काटना चाहते थे। सामाजिक न्याय के नाम पर परिवारवाद और जातिवाद को बढ़ावा देते थे, सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर गुंडागिरी और अपराध को प्रश्रय देते थे, अराजकता को बढ़ावा देते थे, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे। आज प्रदेश में
पिछले 6 वर्ष से आप भी देख रहे हैं, कोई दंगा नहीं, बड़े बड़े पर्व और त्योहार संपन्न हो रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं, लोगों में खुशहाली है। यह समय इस क्षेत्र में भय और कसरत का होता था, इंसेफ्लाइटिस का है, पता नहीं कौन मासूम कब इस बीमारी की चपेट में आ जाए। और मैं बोलता हूं 40 वर्ष में हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने 50,000 बच्चों को इंसेफ्लाइटिस की भेंट जाते हुए देखा है। 50,000 बच्चे इस बीमारी की चपेट में आए थे। और भाइयों बहनों, आज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। आज जब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी पूरी तरह समाप्त होती है तब मुझे संतुष्टि होती है इस बात की कि हम लोग मेडिकल कॉलेज से लेकर के कलेक्ट्रेट तक, मेडिकल कॉलेज से लेकर के कमिश्नरी तक जो हम पद यात्रा निकालते थे, आज वो सार्थक हुई, वो साधना सिद्धि में बदली है। यही है साधना का सिद्धि में बदलना। इस बीमारी को समाधान उन्मूलन करने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था, उसमें हमें सफलता प्राप्त हुई है। और इसमें हर एक व्यक्ति का, जो भी उस समय विभिन्न संगठन, अधिवक्ता संगठन, व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता थे, तमाम स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए लोग भी थे, सांस्कृतिक संगठनों के कार्यकर्ता थे, आम नागरिक भी था, वो सड़कों में हमारे साथ पैदल चल करके इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ता था। आज भाइयों बहनों, आप देख सकते हैं, आज गोरखपुर की सड़कों को देख सकते हैं कितना परिवर्तन हुआ है। 4 लेन की सड़कें, 6 लेन की सड़कें, बदलता हुआ गोरखपुर, बदलता उत्तर प्रदेश, एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी आप सबके सामने है। और उसी नए गोरखपुर में यह नया कलेक्ट्रेट भवन के पहले अधिवक्ताओं का चेंबर आ गया। और अधिवक्ताओं का चेंबर का मतलब अब यहां पे और तेजी के साथ जो यहां पर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यहां पे जिलाधिकारी कोर्ट में, तहसील के कोर्ट में जो मामले लंबित होंगे, उन सब का निस्तारण एक समयबद्ध तरीके से होगा, क्वालिटी के साथ होगा, एक कॉमन मैन को समय से न्याय मिलेगा। यह सुशासन की बहुत महत्वपूर्ण शर्त है। सुशासन की उन प्राथमिक शर्तों में से एक है, एक व्यक्ति समय से और सस्ता न्याय प्राप्त करता है। बार बार उसे तहसील में, कलेक्ट्रेट में, कमिश्नरी में, कोर्ट में बार बार ना आना पड़े। इस समयबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उन सभी अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को जो सदैव एक सकारात्मक पहल के साथ गोरखपुर के विकास में योगदान देते रहे हैं, उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। यहां पर द कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन से जुड़े हुए, अधिवक्ता एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं कि जो मांग थी उनकी, आज वो मांग यहां पर पूरी हुई है। और जो शेष है वह कलेक्ट्रेट भवन के साथ ही आगे बढ़ करके यहाँ की बहुत अच्छी सुविधा यहाँ से युक्त हम लोग यहाँ पर न केवल कलेक्ट्रेट इंटीग्रेटेड भवन का निर्माण करने जा रहे हैं, बल्कि यहाँ पे अधिवक्ता चैम्बर जो बाकी होंगे उसको भी उसके साथ जोड़ करके यहाँ की लाइब्रेरी को भी और सुदृढ़ करने का कार्य करेंगे, जिससे गोरखपुर के आने वाले हर व्यक्ति को या गोरखपुर आने वाले हर व्यक्ति को न्याय केवल बोलने की बात नहीं बल्कि उसका एहसास वो कर भी सके और एक पीड़ित को न्याय भी दे सके। इस बात का एक आश्वासन हम इस अवसर पर देते हैं। मैं आज के इस अवसर पर पूरे अधिवक्ता समुदाय को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपके साथ में है, आपके हितों को पूरी तरह संरक्षण देती है, आपके हितों को संरक्षित करते हुए प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाना चाहती है। और इस देश से प्रदेश सरकार के द्वारा, डबल इंजन सरकार के द्वारा जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, हम सदैव आपके साथ खड़े होकर के
चेंबर यहाँ पर बने हैं, 48 तहसील के और 24 कलेक्ट्रेट के। बाकी जो बनने हैं हम लोग कलेक्ट्रेट भवन के साथ भी उसको इंक्लूड करेंगे, जिससे शेष अन्य चेंबर का भी निर्माण करते हुए एक बेहतरीन सुविधा यहाँ के अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराया जा सके, जिससे यहाँ की प्रत्येक वादकारी को समयबद्ध न्याय प्राप्त हो सके। आपकी इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।